हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूँ बायोलॉजी का नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आपको क्लास 10th 12th में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। इससे अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे तो आपको इससे किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और मैं आज इसे पूरा डिटेल में, आज तक आप इस तरह का वीडियो कभी देखे नहीं होंगे, आज मैं पूरा डिटेल में इस जनन तंत्र के बारे में यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। चलिए प्रश्न को अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका नर जनन तंत्र के संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। इस तरह से आपको 5 मार्क्स पूछा जाता है क्लास 10th और 12th में। यहाँ तक कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत सारा कलेक्ट हो जाएगा और साथ ही इसमें आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ बने रहें। चलिए देखिए, सबसे पहले हम नर जनन तंत्र के पिक्चर की ओर देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे भाग है, तो इसको बारी बारी समझते हैं कि कौन कौन से भाग क्या है। इसको डिटेल से एक एक टॉपिक के ऊपर में मैं डिटेल से अभी चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। देखिए इसमें होता है क्या, तो सबसे पहला बात करें तो इसमें आता है वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है, तो वृषण कोश जो होता है इसके आंतरिक भाग में वृषण को ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है। वृषण कोश, इसमें भाग मुख्य रूप से इतना होता है, वृषण कोश होता है और उसके बाद है वृषण है। इससे जुड़ा हुआ, वृषण से ही जुड़ा हुआ एक नली जाती है जिसको शुक्र वाहिनी कहते हैं। यानी कि ये वृषण से ही जुड़ा हुआ एक नली है जिसको हम शुक्र वाहिनी कहते हैं। ये आगे चल करके शुक्राशय के पास आके खुलता है। उसके बाद ये इसमें एक पार्ट है झिल्लीनुमा दिख रहा है जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके बारे में भी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। फिर यही डायरेक्ट आता है मूत्र मार्ग। ये शिश्न से बीचों बीच जो खुला हुआ एक दरवाजा ये दिख रहा है, ये मूत्र मार्ग है। उसके बाद ये है मूत्राशय है, ये मूत्र नली है। मूत्र नली आता कहाँ से, तो ये जानते हैं जब हम जब पानी पीते हैं या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में प्यूरिफाई करने के लिए कौन किडनी वर्क करता है, तो किडनी जो है जो भी अपशिष्ट होता है, मूत्र होता है या पानी जो भी होता है, ये मूत्र नलिका के माध्यम से ही जो है इसको मूत्राशय में भेज देता है और फिर मूत्राशय से जो होता है मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो पहले ये जानेंगे कि आखिर ये जनन तंत्र यानी कि नर जनन तंत्र होता क्या है, इसके बारे में पहले मैं डिटेल से बता देता हूँ आप लोगों को कि नर जनन तंत्र होता क्या है। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए और सुनते रहिए कि यहाँ पर देखिए है नर जनन तंत्र। बोल रहा है इसमें कि जनन, देख लीजिए यहाँ पे, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग। कहने का मतलब है जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग। जनन कोशिका उत्पादित कौन करता है, तो जनन कोशिका का उत्पादित जो करता है आपका वृषण करता है। वृषण अर्थात वृषण ही आपका जो है शुक्राणु का निर्माण करता है। पुरुषों में जो होता है वृषण ही शुक्राणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणु ही आपका जो है जनन कोशिका माना जाता है। शुक्राणु ही क्या माना जाता है, जनन कोशिका। तो कह रहा जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग के संयुक्त रूप को नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या इसमें बोल रहा है कि जो जनन कोशिका को उत्पादित करता है वो अंग, यानी कि जो जनन कोशिका को उत्पादित करता है वो अंग, और क्या बोल रहा है इसमें, एवं बोल रहा है ना कि जनन कोशिकाओं को यानी जो शुक्राणु को ले जाने वाला काम करेगा, जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग के संयुक्त रूप को नर जनन तंत्र कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से
वृषण से आपको जनन कोशिका निकलेगा अर्थात शुक्राणु। ये किसके माध्यम से जाएगा? ये जाएगा किसके माध्यम से? देख लीजिए, ये आपका शुक्रवाहिका के माध्यम से शुक्राणु निकल करके ये आएगा शुक्राशय के पास, यहाँ जमा होगा और यहाँ से फिर जो है आगे शिश्न जो है, शिश्न के माध्यम से ये निषेचन के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि नर जनन तंत्र होता क्या है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग के संयुक्त रूप को नर जनन तंत्र कहते हैं। अब चलिए बात करता हूँ मैं कि नर जनन तंत्र होता है, उसका अंग का कुछ कार्य भी होता है। उस कार्य को देख लेते हैं, कौन सा कार्य होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाया है एरो लगा के कि नर जनन अंगों के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। यानी नर जनन अंगों के कितने प्रमुख कार्य होते हैं? तो 3 प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, अंडकोशों के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना। मैंने पहले ही बोला था, ये जैसे है वृषण है अर्थात इसको अंडकोश भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में, वृषण को हम अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। और ये टेस्टिस जो होता है आपका, वो अर्थात अंडकोशों के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये वृषण ही है जो शुक्राणु को बनाता है। दूसरा है शिश्न द्वारा शुक्राणुओं को योनि में डालना। यानी कि ये जो शिश्न है, जब यहाँ से शुक्राणु निकल के आएगा ये शिश्न के माध्यम से, तभी यह मादा के योनि में यह शिश्न जो है बीज को पहुँचाएगा। यानी कि शुक्राणुओं को योनि में डालेगा, यानी पहुँचाएगा। ये कौन काम करेगा आपका? ये शिश्न काम करेगा ये। और तीसरा है इसका वर्क है शरीर में पुरुष उत्तेजित द्रव बनाना। यानी कि तीसरा इसका काम है कि पुरुष का जो शरीर होता है, इसमें उत्तेजना पैदा करने वाली जो होता है वह लिक्विड बनाता है, द्रव बनाता है। तो इस प्रकार हम जान गए हैं कि नर जनन तंत्र के मतलब 3 कार्य होता है, जिनमें से पहला था अंडकोशों के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा है शिश्न द्वारा शुक्राणुओं को योनि में डालना, यानी ये शिश्न के माध्यम से शुक्राणु निकलेगा, यहाँ से मूत्रमार्ग के माध्यम से वो फीमेल पार्टनर के जो है योनि में चला जाएगा। और तीसरा है आपका शरीर में पुरुष उत्तेजित द्रव बनाना। और शरीर में जो होता है ये पुरुषों में ये उत्तेजना पैदा करने वाली द्रव बनाता है। चलिए अब मैं बारी बारी से ये तो था सिर्फ छोटा सा टॉपिक था, इसमें मैंने बता दिया नर जनन तंत्र के बारे में क्या होता है, उसका क्या कार्य है। अब मैं वृषण क्या है, वृषण कोश क्या है, शिश्न क्या है, मूत्रमार्ग क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, शुक्रवाहिका क्या है, इसके बारे में मैं अब डिटेल से बताने वाला हूँ। आप लोग धैर्य बनाए रखें। आज मैं इसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको नर जनन तंत्र से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, छूटेगा नहीं और ना ही किसी प्रकार का शिकायत रहेगा। आप अच्छे से सीख लीजिए, देख लीजिए आगे। चलिए हम अब इसके बारे में जो है डिटेल से देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जितने भी पार्ट से अलग अलग उसको हमने बांट दिया, एक जगह किए हैं। क्या है तो देखिए, नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग, यानी नर जनन तंत्र के जो प्रमुख अंग है उसको मतलब लिखे हैं हम यहाँ पे। 2 वृषण होते हैं जो शिश्न के आधार के दाएं एवं बाएं तरफ दोनों जंघाओं के बीच मांसल त्वचा से बनी थैली में स्थित होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, वृषण जो होता है वो क्या होता है, तो वृषण जो होता है पुरुष का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है वृषण को। पुरुषों में 2 वृषण होते हैं जो शिश्न के आधार के दाएं और बाएं तरफ दोनों जंघाओं के बीच मांसल त्वचा से बनी थैली में स्थित होते हैं। तो ये आपका वृषण के बारे में हो गया। वृषण का अब कार्य देख लीजिए। वृषण के कार्य, तो इसका पहला कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा कार्य है इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना। ये 2 कार्य प्रमुख रूप से है वृषण का। पहला तो इसका है शुक्राणुओं का यह निर्माण करता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये शुक्राणु का निर्माण करता है। और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना। चलिए अब मैं दूसरा टॉपिक लेके चलता हूँ।
वृषण के, चलिए दूसरा है, इसमें है वृषण कोष था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वृषण कोष क्या होता है? तो वृषण कोष, वृषण जिस मांसल थैली के चारों ओर से बंद होती है उसे वृषण कोष कहते हैं। देखिए ये है आपका वृषण। अब वृषण जो है ये वृषण है। अब वृषण के चारों, जिस मांसल थैली से ये चारों ओर से देखिए वृषण बंद है, उसी को क्या कहते हैं? वृषण कोष। यानी कि वृषण जिस मांसल थैली के चारों ओर से बंद होती है उसे वृषण कोष कहते हैं। देख लीजिए ये वृषण है और इसको चारों तरफ से ये जो घेरे हुए है इसको वृषण कोष, यही जो आपको कहलाता है क्या? वृषण कोष कहलाता है, ये बाहरी मांसल दीवार। उसके बाद जो है आपको देखिए इसी में बोला है कि गर्मी के दिनों में ये थैली अधिक बढ़कर लटक जाती है। ये गर्मी के दिनों में जो होता है ये थैली अधिक बढ़ जाती है और लटक जाती है गर्मी के दिनों में। परंतु क्या होता है फिर, तो यहाँ बोल रहा है एवं सर्दियों में सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। यानी ज्यों ही सर्दी का टाइम आता है, ठंड का मौसम आता है, तो ये सिकुड़ करके वृषण वो क्या हो जाता है? वृषण कोष छोटा हो जाता है, वृषण कोष। ठीक, चलिए अब तीसरा पॉइंट पर लेके चलते हैं। तीसरा था आपका शुक्रवाहिका के बारे में। तो शुक्रवाहिनी देख लीजिए इसमें क्या है। तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। ये देख लीजिए शुक्रवाहिनी जो है ये 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसकी दीवारें मांसल और संकुचनशील होती है। इसकी जो दीवारें होती है देख लीजिए यहाँ से, ये है आपका ये आपका जो जा रहा है यही आपका जा रहा है, ये यहाँ से आके आया है शुक्राशय तक आएगा ये आपका शुक्रवाहिनी है। ये आपका संकुचनशील और मांसल होती है। यहाँ पर देखिए दे रहा, इसकी दीवारें मांसल और संकुचनशील होती है। किसकी दीवारें? तो शुक्रवाहिनी की दीवारें। आगे, यह दोनों वृषण से जुड़े होते हैं। देखिए वृषण 2 होता है, तो प्रत्येक वृषण में शुक्रवाहिका यानी शुक्रवाहिनी जुड़ा होता है। इस तरह से आपका जुड़ा होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृषण है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ से जुड़ा होगा इस तरह से, एक यहाँ से जुड़ा होगा 2। यानी कि प्रत्येक वृषण में जो होता है शुक्रवाहिनी जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं। वृषण से जुड़े होते हैं। आगे, वृषण में जब शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब है जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो देख लीजिए ये जो मार्ग है यहाँ से जब निर्माण होगा, ये शुक्राणु का निर्माण होगा, इस मार्ग से ये नली के होते हुए ऐसे आएगा शुक्रवाहिनी के नली में। तो देखिए क्या था, वृषण में जब शुक्राणु का निर्माण होता है तब शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राणु शुक्राशय के पास पहुंचकर जमा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब वृषण में शुक्राणु बनता है तो ये जो है आपका शुक्राणु बनता है इस माध्यम से नली से होते हुए, तो ये शुक्रवाहिनी के नली होते हुए ये शुक्राशय के पास चला आता है। कहाँ चला आता है? ये शुक्राणु जो होता है वो शुक्राशय के पास चला आता है। ठीक, आगे चलते हैं। पहुंचकर यहाँ पे यानी कि तो कहाँ पे थे हम? वृषण में जब शुक्राणु का निर्माण होता है तब शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राणु शुक्राशय के पास पहुंचकर जमा होता है। पुनः शुक्राशय से शुक्राणु शिश्न के मूत्र मार्ग से होते हुए निषेचन के लिए बाहर निकल जाता है। यानी कहता है कि यहाँ जब पहुँचा था शुक्रवाहिनी के मदद से शुक्राणु यहाँ पे जब पहुँच गया था शुक्राशय के पास, तो फिर ये आगे चल कर के शिश्न के माध्यम से, यानी शिश्न ये है आपका, ये शिश्न पार्ट है ये, और इसमें जो मूत्र मार्ग दिख रहा है ये पूरा जो ये नली दिख रहा है मूत्र मार्ग है, इसी के मदद से जो होता है वो निषेचन के लिए शुक्राणु क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप शुक्रवाहिनी के भी बारे में जान गए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चौथा टॉपिक लेके चलता हूँ, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। चलिए इसके बारे में जान लीजिए। चलिए अब मैं चौथा टॉपिक लेके चलता हूँ, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। अब इसके बारे में जान लीजिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि होता क्या है। देखिए यह ग्रंथि केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि
प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ये केवल पुरुष हार्मोन है, पुरुष में ही पाया जाता है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता है। आगे, यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। देखिए ये आपका, ये क्या है आपका मूत्राशय है, मूत्राशय है, इसके जस्ट नीचे में देखिए, इसके आधार में देखिए यही है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये लगभग में गोलाकार होता है, गोलाकार ग्रंथि है। आगे देखिए इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही पुरुष के बीर्ज में विशेष गंध होती है। यानी कि पुरुष में जो बीर्ज बनता है उसमें विशेष गंध किसके कारण से होता है, तो ये याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही उस बीर्ज में गंध होती है। आगे, यह ग्रंथि शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। तो देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि शुक्राणुओं को उत्तेजित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा। ये शुक्राणुओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है। चलिए अब मैं चलता हूँ 5वां टॉपिक को लेकर के, तो वो है मूत्र मार्ग। ये आपका जो देख रहे हैं मूत्र मार्ग, इसके बारे में देखिए। मूत्र मार्ग क्या होता है, तो मूत्र मार्ग से अलग अलग समय में मूत्र एवं बीर्ज दोनों बाहर निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मूत्र मार्ग से जो होता है, मूत्र भी विसर्जन होता है और जो यहाँ से शुक्राशय से निकल के बीर्ज आता है वह भी निकलता है। यानी मूत्र मार्ग से बीर्ज और मूत्र दोनों निकलता है। चलिए ये आप मूत्र मार्ग के बारे में जान गए, सिंपल। अब अगला टॉपिक जो इसमें है शिश्न के बारे में, ये शिश्न के बारे में मैं ये पूरा चर्चा करूंगा, शिश्न के बारे में। चलिए देखते हैं 6ठा पॉइंट को। चलिए अब 6ठा और लास्ट टॉपिक मैं लेके चलता हूँ। ये काफ़ी इनफ है, अगर 5 नंबर पूछे तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। एक आपको तो अगर इस तरह का पिक्चर बना देते तो 2-2.5 नंबर इसी पर दे देगा। 2 से 3 टॉपिक को आप पॉइंट को लगभग 3 पॉइंट को 4 पॉइंट को भी आप डील कर दीजिएगा, वो 5 नंबर आपको दे देगा। क्लास 10th में पूछे या क्लास 12th में पूछे। और अगर इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा तो अगर आपने बारीकी से इसको देखा होगा तो इससे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बीच से निकल गया होगा। चलिए अब शिश्न की बात करता हूँ मैं। तो शिश्न अर्थात अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं पेनिस बोलते हैं। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है। यह देख लीजिए यहाँ पर, ये जो है आपका ये पूरा शिश्न है, ये वाला भाग पूरा, ये वाला जो है पूरा ये भाग, ये पूरा भाग क्या है, तो आपका शिश्न है। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग माना जाता है। जो क्या माना जाता है, पुरुष का मैथुन अंग माना जाता है। यहाँ से आपको पुरुष का जो होता है सबसे ज़्यादा उत्तेजना पैदा होता है शिश्न के बाहरी भाग में। आगे चलते हैं। यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच स्थित होता है। वृषण कोश का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 वृषण इसमें होंगे 2 वृषण अंदर में होगा, तो इस तरह से आपको वृषण कोश इस पे होगा और इसके बीचों बीच रचना होती है। इसकी जो रचना होती है इस तरह से बीचों बीच होती है, इस तरह से रचना होती है, इसका बीचों बीच इसमें स्थित होता है ये। यानी कि यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच स्थित होता है। यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका होता है। यह जो होता है यानी कि शिश्न जो होता है बाहर से जो होता है वह ढीली त्वचा से ढका होता है। आगे चलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, शिश्न का क्या कार्य है, इसके बारे में देखिए। तो शिश्न का कार्य निषेचन के लिए, शिश्न का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणुओं को, जो शुक्राणु बनता है वृषण में, जो शुक्राणु बनता है वो शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना है। यानी कि शिश्न का कार्य है कि जो शुक्राणु बनता है उसको, उस शुक्राणु को स्त्री के योनि तक पहुंचाना ही शिश्न का कार्य है। बस आज के लिए जो है ये आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। पूरा क्वेश्चन जो जनन से रिलेटेड था, यानी कि नर जनन से जो रिलेटेड ये प्रश्न था, पूरा कंप्लीट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो मादा जनन तंत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।